आप सवाल खड़ा करें, जिस अंबेडकर का बार बार नाम लिया जा रहा है, जिस अंबेडकर का बार बार हवाला दिया जा रहा है और यकायक अंबेडकर से प्यार हो गया है, अंबेडकर की किताब तो पढ़ लो भाई। पूछो अंबेडकर ने आपके बारे में क्या राय की थी, इस्लाम के बारे में क्या राय थी, पाकिस्तान पे उनका क्या विचार था। अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान तो पढ़ के बताइए। उस आदमी ने सच सच कहा, यह बदकिस्मती है उस आदमी की कि हमारे यहां झूठे लोगों को महान बनाया गया, और जो ईमानदार उस वक्त था और जो आज भी उसकी किताबों को अगर आप पढ़ लें तो उससे ज्यादा ईमानदार आदमी मुझे कोई नजर नहीं आता। अगर उसकी बातों को माना होता तो आज यह दिन भारत को देखना नहीं पड़ता। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में वो लिख रहे हैं, यह किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जब भारत का बंटवारा मजहब के नाम पे हुआ था तो यहां एक भी मुसलमान कैसे रहेगा, इसको भी जाना चाहिए। साफ साफ कहा उन्होंने। और बी आर अंबेडकर का किसी हिंदू महासभा से और आरएसएस से संबंध नहीं था। यह कहकर के आप उस ज्ञानी आदमी की बात को झुठला नहीं सकते। आज उनका सारा का सारा इतिहास और सारी किताबें मौजूद हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन अंबेडकर का इस्तेमाल, अंबेडकर के फ्रॉड वारिस, अंबेडकर के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, अंबेडकर को सड़क सड़क गली गली बेचने वाले लोग आज भी सच बोलने से कतरा रहे हैं। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि एक फ्रॉड नैरेटिव चल रहा है जो 1946 में जिन्ना ने जिसका एक्सपेरिमेंट किया था, और चंद सालों बाद वो एक्सपेरिमेंट खराब हो गया और वो साहब हिंदुस्तान आ गए। लेकिन हम 70 साल के बाद उसी नैरेटिव को दोबारा से देख रहे हैं, सिर्फ उसमें स्लोगन बदला है, जय भीम और जय मीम। इस जय भीम और जय मीम को बारे में आप सब लोग एक्सपोज कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं। यह भी एक किताब है, इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस शख्स के बारे में जितनी बातें मैं पढ़ता हूं, बार बार सोचता हूं कि किस तरीके का मैनेजमेंट रहा होगा कि जिस शख्स को हमारा राष्ट्रपिता कहा गया, कौन सी ऐसी बात है कि उसको राष्ट्रपिता कहने से मुझे गर्व पैदा हो, मुझ में सम्मान का भाव पैदा हो। पूरी दुनिया क्या लिख रही है उनके बारे में, जो जो उन्होंने कहा वो सब आ रहा है सामने। लेकिन एक ऐसा आदमी के उस दौर में जिसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसने तब भी सच कहा और मरते मरते सच लिख के गया। इससे ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा आइडियल हो, कोई हमारा ऐसा युग पुरुष हो, कोई हमारा ऐसा लीडर हो और उसके बारे में हमें यह पता चले कि यह झूठा है, कायर है, चोर है, मक्कार है, इसने दुनिया के सारे झूठ बोले और हम उसको कहें कि यह हमारा महापुरुष है? हो सकता है? भगवान रामचंद्र जी भी लंका गए थे, उनकी पत्नी को कोई ले गया था, और आपको अगर यह पता चले कि वो लंका गए, अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए और सोने की लंका लूट करके और वहां की तमाम औरतों को लेके आ गए थे, आपके मन में सम्मान का भाव जगेगा या अपमान का भाव जगेगा? लेकिन हमने यह होने दिया। और एक शख्स जिसे मैं आज के दौर में कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता हो, लेकिन आप सबसे और जो भी मेरी बात सुनते हैं, जो सौरभ भाई की बात सुनते हैं, 1000 साल के बाद आपको मौका मिला है, सच बोलिए, मत डरिए किसी से। जो आने हैं जाने हैं, सत्ताएं आएंगी चली जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, यह सिलसिला चलता रहेगा। आप अपना नाम किसमें दर्ज कराना चाहते हैं यह आज आपको तय करना है। यह कहने से कुछ मिलता नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी इनिंग खेल चुके हैं। कोई जीवन में ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के यह काम शुरू किया हो। यह पार्ट टाइम काम नहीं है कि चलो 10 मिनट के लिए राष्ट्रवादी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यह कन्विक्शन के तहत लोग जो देश में काम कर रहे हैं, उनका यह अकीदा है, वो ये मानते हैं, इसलिए आपके साथ में हैं। और इसीलिए आप मुंबई जैसे शहर में, जहां लोगों के पास 2 मिनट का वक्त नहीं होता,
हम जैसे लोगों को भी सुनने आप आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, विदेशों तक में लोग सुनते हैं। उसकी सिर्फ वजह इतनी है कि आने से पहले हमने अपने बारे में वाजे कर दिया है कि हम किसी पार्टी का टिकट मांगने नहीं जाएंगे। हमको कोई शौक नहीं है। यह इज्जत उस पद पे बैठने से ज्यादा है। इसलिए मरने से पहले, जाने से पहले आप ये बताएं कि जिस कारणों से यह देश संकट में है, यह पूरा 90 करोड़ समाज कंफ्यूजन में है, उसको यह पता ही नहीं है कि उसके पूर्वजों ने किया क्या है। वो उन पे गर्व करे या उनके सामने हीन भावना का शिकार हो। इसलिए मैं चाहता हूं आप तमाम सारे लोग आज ही से, ऐसा नहीं होगा हजारों लोग बड़ा काम कर रहे होंगे, आज ही से यह सोचिए, सच बताने में अगर जान भी चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जाने के बाद आपके बच्चे किन शब्दों से आपकी इज्जत करेंगे, यह आज आपको तय करना है। हमारे मन में जो भाव बहुत लोगों के लिए हैं, वो सार्वजनिक भी होते हैं। मजबूरी होती है उनको कुछ कहना कि ये हैं, लेकिन जो हमारा हीरो है उसे हम अगर अपना हीरो नहीं कह पा रहे तो इससे ज्यादा घुटन की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सरकारी पद पे न होने के कई फायदे भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का अगर राष्ट्रपिता ही घोषित करना था तो B.R. अम्बेडकर को करते हैं। हम इस झूठ में तो नहीं फंसते। हमारी 4-4, 5-5 नस्लें इसी झूठ का भेंट चढ़ गई। इसलिए आज अगर कोई मेरा हीरो है, जिन हीरो को विलियन बता के इतिहास ने दबा दिया हजारों गज नीचे, लेकिन हम तमाम सारे लोग खुशनसीब भी हैं, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। हमने 47 नहीं देखा, हमें नहीं पता, लेकिन 47 कैसे हुआ होगा वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और पूरी ताकत से 47 ना हो उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप और आपके बच्चे आपको किन भाषा में और किन शब्दों में आपके जाने के बाद कहें, उनको आपके ऊपर गर्व हो या आपके ऊपर शर्म हो। इसलिए अपनी अपनी भूमिका को आप बिना किसी कोई बड़ा किए हुए छोटी छोटी भूमिकाओं को निभा सकते हैं। और ऐसे ही लोगों में नाम है अभय मराठे जी का। मैंने आपका नाम मराठे जी बहुत बार लिया। आप इसी राज्य के रहने वाले हैं। क्या मेरी ये दरखास्त मानेंगे कि आप 1 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाएं? ये राष्ट्रीय दिन दर्शिका के नाम से है। इसको मैं जितनी बार देखता हूं मुझे लगता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। इसलिए इस कैलेंडर को आप देखेंगे, इसी के अंदर इन्होंने ऐसी चीज़ें छाप दी हैं कि जब आपके बच्चे पूछेंगे सवाल, जब वो बच्चे पूछें तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा। और आप जब आपको जवाब देंगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी वजह थी जो हमसे छुपाई गई, जो आपको बताई नहीं गई। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, वो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप देख लें, क्योंकि मेरे कहने नहीं कहने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वो चित्र हैं जो भारत के पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे छपे हुए थे। पूरे 22 नहीं हैं, कुछ छापे हैं।
इसलिए जब जब आपके घर में इस कैलेंडर को लोग देखेंगे तो आपने भारत की पहचान के रूप में इस देश में कुछ लुटेरों को, उनकी सत्ता में जो लोग थे, उस लुटेरी फैमिली के एक आदमी के ताजमहल को आपने भारत की पहचान बनाया और पिछले 70 सालों से आपने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को दिया। वो ताजमहल, उसकी हकीकत क्या है, इसे लिखने की जुर्रत नहीं है। मराठे साहब ने उसकी हिस्ट्री इसमें लिखी है और तस्वीर भी छापी है। इसलिए मैं चाहता था कि मराठे जी एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत समय लंबा नहीं है। आने वाली जनरेशन इस चैलेंज को ले, लोग सिर्फ इसको ले लेंगे, इतने से ही काम हो जाएगा। मेरे 3-4 साथी जो दिल्ली में हैं, जो ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है इस आदेश के साथ कि मराठे जी आपको मिले तो आप उनको भरोसा दीजिए कि इस कैलेंडर का भविष्य में जो भी पब्लिकेशन की कॉस्ट आएगी सारी ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन वहन करेगा। लेकिन इस कैलेंडर को एक आंदोलन का रूप देना है, घर घर पहुंचाना है। यह कॉमर्शियल वेंचर नहीं है, इसमें 80 साल की उम्र तक इनका खून पसीना है। थैंक यू वेरी मच मराठे। थैंक यू।